लेक्चर नंबर 83 सीएमए का टॉपिक चल रहा है ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट। कैटेगरी 4 प्रोसेस कॉस्टिंग विद ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट। जी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 20 दिया था, अभी क्वेश्चन नंबर 20 किया नहीं लोगों ने, दिखाना जरा बेटा, एक मिनट जरा। क्वेश्चन नंबर 20, इस क्वेश्चन में वो कहता है एक इदारा है शब्बीर एसोसिएट, वो 3 ज्वाइंट प्रोडक्ट्स बनाता है। मैं क्रक्स बता रहा हूं आपको, पढ़ने के लिए अभी दिया था एक्स वाई जी। एक बाय प्रोडक्ट भी बनती है जिसका नाम है बे या बाय जो भी है। तो इन्होंने ज्वाइंट कॉस्ट में मटेरियल और लेबर तो दिया हुआ है, एफओएच उसके अलावा है, तो ज्वाइंट कॉस्ट आपको खुद निकालनी है। अच्छा जी, उसके बाद प्रोडक्शन क्वांटिटी दी हुई है, सेल क्वांटिटी दी हुई है, सेल वैल्यू दी हुई है। बाय प्रोडक्ट की सेल कहता है प्रोसेस की कॉस्ट में से डिडक्ट होगी, बाकी किस बेस पर वो आपने एलोकेशन किस बेस पे करनी है, सेल वैल्यू ऑफ, बस बाकी कुछ भी नहीं है। और मांगा क्या है, प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट स्टेटमेंट, प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट स्टेटमेंट। तो अब इस क्वेश्चन में जो पहला स्टेप है आपका वो क्या होती है, कंप्यूटेशन ऑफ और प्रोसेस। इसमें फिर एक ही प्रोसेस अकाउंट बनना है और बड़ा ही सिंपल सा बनना है, कुछ भी नहीं है डाटा। ज्वाइंट प्रोडक्शन कॉस्ट निकालनी है तो छोटा सा प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे, मांगा नहीं है उसने लेकिन ये आप बनाएंगे, जिसमें 2 चीजें होंगी, एक यूनिट्स या केजी है, हाँ केजीस और रुपीस। क्रेडिट साइड पर भी केजीस और रुपीस। अच्छा जी, डेबिट साइड पर इनपुट ऑफ करंट मंथ आती है। इनपुट ऑफ करंट मंथ में मटेरियल है, लेबर है और एफओएच है। ये केजी नहीं बताए हुए, मटेरियल बताया हुआ है। मटेरियल कितना दिया हुआ है, मटेरियल कॉस्ट मेरा ख्याल है 80,000, लेबर 120 और एफओएच क्या कहा है उसने, 50% ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट। ये दोनों डायरेक्ट कॉस्ट होती हैं, डायरेक्ट मटेरियल। मेरा ख्याल है 2 लाख का 50% करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल का नहीं कहा, लेबर का नहीं कहा, डायरेक्ट कॉस्ट ये दोनों है। इनको जमा करो तो 1 लाख। ये केजी छुपा गया, ये केजी छुपा गया है। क्रेडिट साइड पे नॉर्मल लॉस होता है, नहीं है, बिल्कुल उसी तरह बाय प्रोडक्ट लिखें अगर कोई है, बाय प्रोडक्ट बे के नाम से है या सेल वैल्यू पे। हाँ जी, है कोई बाय प्रोडक्ट, वो कितनी है, क्या कितने केजी है, 10,000 केजी और स्क्रैप वैल्यू की तरह ये सेल वैल्यू पे आएगी। 1 केजी की सेल है 2.6, मेरा ख्याल है 26,000 रुपये। बाकी उसके नीचे अब आपने एक्चुअल आउटपुट लिखनी है। एक्चुअल आउटपुट, पहली ज्वाइंट प्रोडक्ट का नाम है एक्स, दूसरे का नाम है वाई, तीसरे का नाम है जी। केजी लिखो, कितने कितने केजी थे, प्रोडक्शन लिखने, सेल नहीं। 7,800 केजी, 11,700 केजी और तीसरे के 10,000 केजी। इन तीनों को बॉक्स बना के टोटल कर लें, क्योंकि ये अलहदा अलहदा नहीं बने होंगे, पहले इकट्ठे बने होंगे, बाद में अलहदा इसको करना है हमने। कॉस्ट भी इसकी इकट्ठी निकलेगी। पहले बताना ज़रा मुझे ये कितना आता है, 10 और 20 21 29,500 केजी। इसके सामने ज्वाइंट कॉस्ट आएगी, ये ज्वाइंट कॉस्ट होगी, एलोकेट हमने करना है बाद में। ये जो यहाँ तोड़ के लिखना है ना, इसी को एलोकेशन कहते हैं। वो एलोकेट अभी नहीं हो सकती, वो स्टेप 2 बताएगा इस अमाउंट को कैसे एलोकेट करना है। ये एलोकेशन स्टेप 2 से होनी है। अभी मेरे पास ज्वाइंट प्रोडक्शन इकट्ठी होगी तो 29,500 के सामने वाली कॉस्ट निकलेगी अभी। अच्छा, मेरा ख्याल है और कुछ भी नहीं है, तो यहाँ कॉस्ट पर यूनिट निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि डाटा वो है ही कुछ नहीं। तो इसका ज़रा टोटल करना,
कुछ और है ही नहीं, ना ओपनिंग ना क्लोजिंग। मैं CPU नहीं निकाला टाइम बचाने के लिए। ज़रा बताना ये टोटल कितने केजी बनते हैं? 39,000। तो यहाँ 39,500 केजी होगा, इधर भी 39,500। बैलेंसिंग फिगर आती है कई दफ़ा। अब कॉस्ट कितनी थी ये टोटल बताना? नहीं, टोटल 3 लाख। 3 लाख में से माइनस 26,000 करूं तो ये मेरा आंसर है पहले स्टेप का। ज्वाइंट प्रोडक्शन कॉस्ट ये है ज्वाइंट प्रोडक्शन कॉस्ट। ये बैलेंसिंग फिगर निकाली है मैंने। कॉस्ट पर यूनिट से भी निकल सकती थी, वो वाली कॉस्ट पर यूनिट नहीं निकालते थे आप, टोटल कॉस्ट ऑफ इनपुट माइनस EPU वाले तरीके से भी निकाल सकते हैं, मर्जी आपकी, लेकिन मैंने बैलेंसिंग निकाली है। FOH कहाँ लिखा हुआ है? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का। उसने कहा डायरेक्ट कॉस्ट का। डायरेक्ट कॉस्ट का क्या है? लेबर कॉस्ट नहीं कहा, आप धोखा खा गए हैं। आप समझ रहे हैं उसने डायरेक्ट लेबर कॉस्ट लिखा है, फिर ये इसका लेते हैं। भाईजान सवाल ध्यान से पढ़ें, बड़े हो जाओ, बस करो, अब तो सेशन खत्म होने वाला है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का होता फिर ठीक था। और ठीक है, ये आपने प्रेजेंटेशन नहीं की, कोई मसला नहीं, कोई नंबर नहीं कट रहे। अगर आप ये निकाल चुके हैं जमा तफरी करके भी, मैं प्रोसेस अकाउंट से ही निकालता हूं। और इसको तोड़ने का स्टेप अभी स्टेप 2 में होना है, एलोकेशन। फिर वो रकम इसके सामने लिखेंगे तो लिखे एलोकेशन। स्टेप 2 में एलोकेशन किस बेस पे करनी है? सेल वैल्यू के एनआरवी, सेल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन। हाँ, वही जो मेथड नंबर 2 था कल। तो लिखें जी स्टेप 2, स्टेप 2 एलोकेशन ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट। ये है ज्वाइंट कॉस्ट, इसकी एलोकेशन 275 की ज्वाइंट प्रोडक्शन कॉस्ट की। अब कल जो मैंने था ये स्टेप एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि अच्छा इसका नाम ऐसे प्रोसेस अकाउंट नहीं होता, ज्वाइंट प्रोसेस अकाउंट होता है, क्योंकि इसके नतीजे में 3 प्रोडक्ट्स बनी हैं। ज्वाइंट प्रोसेस अकाउंट मैं हमेशा प्रोसेस अकाउंट ही बनाऊंगा, या तो वो खुद जवाब दे दे ये ज्वाइंट प्रोडक्शन कॉस्ट है, प्लेट में रख के दे दे, अदरवाइज मैं। अच्छा ये मैंने बैलेंसिंग फिगर से निकाला है। कई बच्चे परेशान होंगे कि सर ने ये रकम कैसे निकाल ली। अगर यहाँ पे 2-3 रकमें मिसिंग होती ना, एबनॉर्मल लॉस भी होता, क्लोजिंग WIP भी होता, फिर वो मुझे कॉस्ट पर यूनिट के बगैर मैं ये क्रेडिट साइड फिल नहीं कर। अब मुझे कॉस्ट पर यूनिट की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? एक ही तो रकम मिसिंग है, तो बैलेंसिंग ले ली मैंने। प्रोसेस अकाउंट में भी ये कर सकते हैं। अगर एक रकम मिसिंग है, बैलेंसिंग लेना चाहते हो, लिखा हुआ एग्जामिनर को मैंने बैलेंसिंग लिया है, लिख के आओ, लेकिन उसको ये ना धोखे में रख के आओ कि वो खपत रहा कि निकली, लिख के आओ बैलेंसिंग फिगर। अच्छा अब मुझे बताएं जी एलोकेशन ऑफ ज्वाइंट प्रोडक्शन कॉस्ट। एलोकेशन ऑफ कौन सा मेथड है? सेल वैल्यू। प्रोडक्ट के नाम थे X Y, बाय प्रोडक्ट को नहीं एलोकेट होती Z, और आगे है टोटल। तो मैंने कहा था सेल प्राइस पर केजी लेके, आप तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं जरा डिटेल से लिखता हूं। सेल प्राइस पर केजी लेके इनटू प्रोडक्शन के केजी करें तो ये टोटल सेल वैल्यू आएगी। सेल रेवेन्यू नहीं कहना, रेवेन्यू हमेशा यूनिट सोल्ड का होता है, ये बिके हुए यूनिट का नहीं लेना। सेल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन क्वांटिटी। तो अब मुझे ये बताएं कि सेल प्राइस कितनी थी जनाब? पहले की थी 10 रुपये, दूसरे की भी 10 रुपये, तीसरे की 6.5 रुपीज़ इनटू केजीज 7,800 केजीज, तो ये 78,000 रुपये आ जाएगा। उसके बाद 11,700 केजी, तो ये 1,17,000 रुपये आ जाएगा। और इनटू मेरा ख्याल है 10,000 केजी, तो ये 65,000 रुपये आ जाएगा। और ये टोटल क्या आएगा? 2,60,000। तो रेशियो क्या बनेगी इसकी? 0 कैंसिल करके 78/260। बस मैं 0 कैंसिल करता होता हूं। सेल यूनिट्स की क्यों नहीं रेशियो बनाई? सेल यूनिट्स पे क्यों नहीं निकाला इसको? हालांकि हमें तो पता था सेलिंग चीज कोई भी हो वो यूनिट सोल्ड पे डिपेंड करती है। जो मैं खर्चा डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहा हूं ये प्रोडक्शन कॉस्ट है, इसीलिए प्रोडक्शन यूनिट्स की सेल वैल्यू लेनी है, ज्वाइंट सेलिंग कॉस्ट नहीं है ये।
कौन सी कॉस्ट है? प्रोडक्शन। अच्छा जी, अब आप इसको जरा ज्वाइंट कॉस्ट को एलोकेट तो करें, एलोकेशन। तो 274 मल्टीप्लाइड बाय ये रेशो 78। मैं तो इस तरह लिखूंगा बस, अब जो भी आता है। क्या आता है? 8220। और ये क्या आता है? 00। और तीसरा 685। और इसका पर केजी क्या आता है? ये तो एलोकेट होकर आ गई ना, इसका पर केजी निकालने आगे जरा आसानी हो जाती है। इसका कॉस्ट पर केजी क्या निकलती है या पर यूनिट? अगर एक ही कैसे निकालेंगे इसको? 7800 केजी पे डिवाइड कर दो, n पॉइंट। क्योंकि सेल प्राइस सेम है, जिसकी सेल प्राइस कम होगी उसको कम चार्ज होगा। 6 पॉइंट पर केजी। यहां क्या लिखना था मैंने? ये तो स्टेप हो गया, ये नहीं लिखना पर केजी। आपने ये जो एलोकेट करके लिखा ना 82,000 कितना, वो लिखना है। ये जो डिवाइड होकर आया है 82,200, इसके हिस्से में 1,23,300 और 68,000। ये दूसरे स्टेप का जवाब इधर फिट करेंगे। नाउ योर प्रोसेस अकाउंट इज कंप्लीट। एलोकेटेड अमाउंट ने इधर आना है। और ये कॉस्ट पर केजी का अभी कोई इस्तेमाल नहीं है। अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक हुआ ना, फिर ये इस्तेमाल होता है, अदरवाइज इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। इसका इस्तेमाल कब होगा? जब इनकम स्टेटमेंट में अगर क्लोजिंग स्टॉक हुआ ना केजीज में, फिर क्लोजिंग स्टॉक की रकम निकालने में इस्तेमाल होना है इसने, इस कॉस्ट ने, अगर क्लोजिंग स्टॉक हुआ क्वेश्चन में तो। और है इसमें मेरा ख्याल है 7,800 सारा नहीं बिका। कितना बिका है? तो 800 केजी कहाँ है? वो बाकी स्टॉक है। स्टॉक की वैल्यू निकालने में इसकी जरूरत पड़नी है। कोई नहीं, तो आ जाए लॉस, कोई मसला नहीं। तुसी बेच दे घट पे तो ठीक है, बताओगे फ्यूचर अभी तो आ रहा है तो आने दो। आ रहा है, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ये को आई कैप ने आपके साथ गारंटी किया कि प्रॉफिट ही निकलना है। ये दो मिसकॉन्सेप्शन होती है कि प्रॉफिट ही निकलना है हमेशा। दूसरी मिसकॉन्सेप्शन होती है आई कैप का आंसर राउंड फिगर में आता है। ऐसी कोई बात नहीं है, ओंगे बोंगे आंसर भी आते हैं पॉइंट्स में, अजीब से। उसने प्रॉफिट मांगा है। हाँ जी, क्वेश्चन में कहा हुआ है, पढ़ो जरा क्या कहा हुआ है। इंग्लिश पढ़ो, कहाँ लिखी है वो। एलोकेशन किस बेस पे करनी है लिखा हुआ है। दूसरी बात, जिस कॉस्ट को आप एलोकेट कर रहे हैं ये सेलिंग कॉस्ट है कि प्रोडक्शन कॉस्ट है? इसीलिए प्रोडक्शन क्वांटिटी लेनी है, सेल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन। आ जाए जनाब, अब आपका इनकम स्टेटमेंट बनानी है। इसकी क्या बनानी है? तो मैं तो पूरा फॉर्मेट बनाऊंगा, लेकिन सारा कुछ नहीं है। लिखें जी इसमें स्टेप नंबर 3, उसने क्या है? प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट बनाओ। प्रोडक्ट के नाम क्या थे? एक्स, वाई और जी। तो ये आपका प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट आएगा। 3 कॉलम बनाएंगे प्रोडक्ट के, एक्स, वाई और जी। एक और मैं एक्स्ट्रा बना लूंगा ओवरऑल कंपनी का टोटल का कॉलम। टोटल तो हमें चाहिए, प्रोडक्ट वाइज कहे तो बनाते हैं टोटल एक्स वाई जी। जी अब हमने यहां पे एक एक लाइन छोड़ते जाइएगा। सबसे पहले लिखना है सेल रेवेन्यू। सेल रेवेन्यू, सेल रेवेन्यू एक लाइन छोड़ दें। उसके बाद नीचे लिखें कॉस्ट ऑफ सेल्स। कुछ ना कहा जाए तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग चलती है। ये एब्जॉर्प्शन से बनने लगा है, मार्जिनल से नहीं। ये फॉर्मेट जो मैं बना रहा हूं ये एब्जॉर्प्शन का है जी। कॉस्ट ऑफ सेल्स, या तो इसकी वर्किंग कर लें जैसे हम पहले करते थे मार्जिनल एब्जॉर्प्शन में, तो या यहां पे लिख लें सबसे पहले कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्लस करंट प्रोडक्शन कॉस्ट।
और माइनस कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो ये कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। मैं इसको वर्किंग में नहीं, मैं यहीं पे बॉक्स बना लूंगा, एक बॉक्स बना के, ये बॉक्स वर्किंग को ही शो करता है कि कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग होने लगी है। तो ये कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करेंगे तो जीपी आ जाएगा कंपनी का, ग्रॉस प्रॉफिट प्रोडक्ट वाइज। लॉस भी आ सकता है, ग्रॉस लॉस वगैरह जो भी। मैंने कल आपको क्योंकि फॉर्मेट नहीं बताया था तो मैं पूरा फॉर्मेट लिख रहा हूं। अब इसमें जो होगा वो फिट कर देंगे, जो नहीं होगा वहां डैश। लेकिन पेपर में आपने ऐसे नहीं करना होता, आपने फॉर्मेट तो सारा याद रखना होता है, जो चीज़ ना हो वो लाइन स्किप कर जाते हैं। जैसे इस पूरे सवाल में देखो ओपनिंग स्टॉक कहीं नहीं नजर आएगा, हाँ क्लोजिंग है क्योंकि बनाए 7800 केजी हैं एक्स के और बेचे 7000 केजी हैं, तो बाकी 800 केजी क्या चीज़ है? केजी में नहीं लेना, रुपयों में लेना है। यहाँ रुपए लेने हैं। 800 केजी के रुपए क्या बनते हैं? 800 केजी ना लिख जाना, कई मलंग 800 केजी लिख जाएंगे। यहाँ इनकम स्टेटमेंट रुपीज में बनती है, ऊपर लिख ही दूं। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद क्या लेस होता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सेलिंग, मार्केटिंग, कुछ हो यहाँ पे नहीं थे मेरा ख्याल है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस अगर कोई हो क्वेश्चन में तो सेलिंग एंड मार्केटिंग या कोई एडमिन एक्सपेंस हो तो ये प्रोडक्ट वाइज नेट प्रॉफिट आ जाता है। ये हमारा एब्जॉर्प्शन का जो फॉर्मेट था ये मुकम्मल हो गया। अब मुझे बताएं, ये जो रेवेन्यू निकलता है ये सेल क्वांटिटी का निकलता है, तो सेल प्राइस कितनी थी? हाँ जी, हर प्रोडक्ट की। ये ना ले लेना, ये तो प्रोडक्शन क्वांटिटी के लिए मजबूरन निकाला था, हमें सेल क्वांटिटी के लिए निकालना है। वो कैसे आएगा? सेल प्राइस पर केजी इनटू सेल के यूनिट्स या केजीज लेने हैं। यहां रेवेन्यू होता ही बिकने से है, बनाने से नहीं। वो तो मजबूरन प्रोडक्शन के लिए कहा भी हुआ था एग्जामिनर ने। तो रेवेन्यू सेल क्वांटिटी का लेना है। मेरा ख्याल है ये 70,000 रुपए का रेवेन्यू आएगा। अगली प्रोडक्ट के 10 में से 9,000 यूनिट बिके हैं, शायद नहीं 11,700 में से 11,000 बिके हैं, तो 1 लाख। क्या ये बात आपको पिक हुई है? ये मैं रेवेन्यू ले रहा हूं, यहां रेवेन्यू नहीं था, सेल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन क्वांटिटी ले रहे थे। रेवेन्यू इनकम स्टेटमेंट में आता है तो बच्चे सेल प्राइस 6.5 इंटू 9,000 बताना 58। ये तो पुराने तरीके से ही रेवेन्यू निकल रहा है, ये तो चेंज नहीं है। असल चेंज ये पड़ा है कि सर ने प्रोडक्शन के केजी क्यों लिए हैं, कहा हुआ है सवाल में। ना भी कहा हो तो ज्वाइंट कॉस्ट के लिए प्रोडक्शन केजी जरा करना प्लस 238। कंपनी लेवल पे मांगा नहीं था, लेकिन मैं ऑलवेज बनाता हूं, प्रोडक्ट वाइज मांगी हुई थी मैं बनाता हूं जी। ओपनिंग स्टॉक पूरे सवाल में कहीं नहीं है, पूरे सवाल में ओपनिंग स्टॉक कहीं पे भी नहीं है। प्रोडक्शन कॉस्ट, बल्कि ये तो मैं लिखता ही नहीं, बस कॉस्ट ऑफ सेल का टोटल लिखूंगा। ओपनिंग स्टॉक कहीं नहीं है। प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर ज्वाइंट कॉस्ट भी आती है, और अगर कोई फर्दर प्रोसेसिंग हुई है, इस सवाल में कहीं कोई फर्दर प्रोसेसिंग नहीं थी, तो ज्वाइंट प्रोडक्शन कॉस्ट जो एलोकेट होकर आई है 82,200। अगले की क्या है? 1,23,300 और 68,500। टोटल वही होगा 2,74,000 रुपए मेरा ख्याल है, 2,74,000। क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट आएगी, क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट आएगी। टोटल वाला तो बस ऐड हो गया होना है। ये कैसे आएगी, ये इशू है। देखो ये जो आपने कॉस्ट पर केजी निकाली थी ना, इस कॉस्ट पर केजी को यहां पे यूज करना है। 10.53 एग्जैक्ट थी कि 2 डेसिमल तक राउंड की है, तो ये 4 डेसिमल तक लिखवाओ। 53
84 पर केजी इंटू 800 केजीज। 1 केजी इतने का बना है, इसमें से 7000 केजी बिक गए हैं, तो जो 800 केजी बचे पड़े हैं, ये 800 केजी क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी है, ये 1 केजी की कॉस्ट है। जी बताओ भाई, क्लोजिंग स्टॉक 8431, चेक करो। 1 केजी की प्रोडक्शन कॉस्ट ये है 10.53 इंटू 800 केजी, वो 5384 जो भी है। अगले में भी ऐसे ही करना है, 10.5384 इंटू 700 केजी, शायद ये भी इन्होंने राउंड करके बताया हुआ था, ये इतना ही आता था 10.5384 इंटू 700 केजी करना है, 7377। अगला 6.85 के आगे क्या था? अच्छा ये पूरा है, 6.85 इंटू 1000 केजी में रखा था 6850। चलो अब बाकी तो फिलिंग खुद करो, टोटल करके जो भी जीपी शीपी आता है ये कुछ भी नहीं है, नीचे वही नेट प्रॉफिट आ जाएगा। जीपी नहीं आता, लॉस आता है वो कहते हैं, तो कोई नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं आ रहा तो ग्रॉस लॉस लिख दें, इससे नीचे नहीं बनानी स्टेटमेंट क्योंकि है नहीं, वैसे बना लो ताकि आपको फॉर्मेट पता चल जाए, क्योंकि कल मैंने फॉर्मेट इसका नहीं कराया था शायद, इसीलिए मैंने फॉर्मेट बता दिया है कि मैक्सिमम क्या आ सकता है इसमें। अगर थोड़ी कॉम्प्लिकेशन होगी तो इसकी वर्किंग कर लेना, ये यहाँ खिचड़ी ना पकाना जी। क्वेश्चन नंबर 24 पे आना है, फिर उसके बाद 29 पे आना है। अच्छे सवाल जो है ना, जो पापा क्वेश्चन कहलाते हैं, जो अच्छे हैं, वो क्वेश्चन नंबर 31 से ऑनवर्ड है। इससे पीछे पीछे तो हलवा मलाई क्वेश्चन है, वो नहीं आते। अच्छे क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे वो 31 से ऑनवर्ड है। यही कल हमने करने हैं, 2 सवाल मैं कराऊंगा कल पूरी क्लास में सुथरे, और 1.5 घंटे में 1 सवाल होगा। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है? 24। Calculate joint processing costs and apportion them between DL1 and DL2 on the basis of sales value. हाँ जी, सबसे पहले वो कह रहा है ज्वाइंट कॉस्ट निकाले। अपोर्शन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करे। किन 2 प्रोडक्ट्स में का है? DL1 और DL2। इस सवाल में ज्वाइंट प्रोडक्ट्स 2 है, पता ही लग रहा है। DL1 DL किस बेस पे करना है? सेल वैल्यू। सेल वैल्यू का मतलब सेल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, और ये वो मेथड 2 है, NRV तीसरा मेथड होता है। आगे पढ़ो। Prepare summary trading account for the month showing net profit of each product. हर प्रोडक्ट का प्रॉफिट भी निकालना है, नेट प्रॉफिट। इतनी पूरी स्टेटमेंट नहीं है, छोटी सी स्टेटमेंट है। ट्रेडिंग अकाउंट मतलब इनकम स्टेटमेंट ही बनानी है, जीपी तक ही होगी। जीपी तक की स्टेटमेंट को ट्रेडिंग अकाउंट भी कह देते हैं। चले ऊपर से डाटा पढ़ें। Broadway Manufacturing Limited produces 2 products, DL1 and DL2. The production involves 2 processes, 1 and 2. The following data is available in respect हाँ of जी, एक मिनट। प्रोडक्शन 2 प्रोसेस में होती है। कितने? 2 प्रोसेस में होती है। इसका मतलब है जो DL1 और DL2 बनेगी वो प्रोसेस 2 के मुकम्मल होने पे बनेगी। ठीक है, जब कह दिया 2 प्रोसेस में बनती है, इसका मतलब है आपकी DL1 DL2, ये जो मैं इस तरह तोड़ रहा हूं, ये ब्रेकअप प्रोसेस 1 में नहीं आएगा, ये प्रोसेस 2 में आएगा। आगे पढ़ो। During the month of August, materials issued to process 1 and process 2 were 1250 tons and 230 tons respectively. The cost नहीं, of इससे पहले मटेरियल, वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस, ये जो रुपीस में डाटा दिया है, ये प्रोसेस की डेबिट साइड पे जो इनपुट ऑफ द करंट मंथ होती हैं, ये कॉस्ट दी हुई हैं। क्वांटिटी छुपा गया है, कॉस्ट दे गया प्रोसेस की डेबिट साइड पे जो छापनी होती हैं। एफओच नहीं दिए सवाल में, डायरेक्ट एक्सपेंस जो दिया सब छाप देना है। प्रोसेस अकाउंट की डेबिट साइड पे क्वांटिटी छुपा गया। अब क्वांटिटी का जिक्र करने लगा है नीचे। जी पढ़ो। During the month of August,
Materials issued to process 1 and process 2 were 1250 tons and 230 tons. जी प्रोसेस 1 में जो है वो 1250 टन की प्रोडक्शन के लिए मटेरियल इशू किया गया है। इस सवाल की क्वांटिटी टन्स में है। कितने टन के लिए मटेरियल इशू किया गया है? 1250 टन प्रोसेस 1 में, और प्रोसेस 2 में 1250 टन के अलावा जब वो प्रोसेस 2 परफॉर्म होगा तो 230 टन का एडिशनल मटेरियल होता है ये जो प्रोसेस 2 में इशू होता है। आगे The cost of output of process 1 is charged to process 2. जी कॉस्ट ऑफ आउटपुट ऑफ प्रोसेस 1 इज चार्ज टू प्रोसेस 2। इस लाइन का क्या मतलब है बेटी? जो पहले प्रोसेस की एक्चुअल आउटपुट होती है ना वो दूसरे के, वो पहले भी हम ऐसे ही करते हैं। उसने एक्स्ट्रा लाइन लिख के सिर्फ कंफ्यूज किया है, और ना भी लिखता तो भाई पहले प्रोसेस की आउटपुट अगले प्रोसेस की इनपुट या रिसीव्ड होता है। बट ठीक है, ये लाइन कंफ्यूज करने के लिए लिखी थी। आगे पढ़ो। Incidental to production, 2 byproducts PT1 and PT2 are generated in first process and treated as a credit to process 1. प्रोसेस फर्स्ट प्रोसेस अंडरलाइन करें। बाय प्रोडक्ट प्रोसेस 2 में नहीं बन रही, तो प्रोसेस 1 की क्रेडिट साइड पे PT1 और PT2 बिल्कुल नॉर्मल लॉस की तरह ही आएगी। जैसे स्क्रैप होता नहीं वैसे नॉर्मल लॉस, लेकिन नॉर्मल लॉस की तरह वो सेल वैल्यू पे आएगी। खुद कह दिया है प्रोसेस 1 की क्रेडिट साइड पे लिखना है। कितनी क्वांटिटी, अभी तक इनकी क्वांटिटी नहीं बताई, नीचे पढ़े। Following additional information is also available. हाँ जी, अब नीचे क्वांटिटी का डाटा दिया हुआ है जी, पढ़े। DL1 100 tons rupees 600 700. जी सेल ऊपर लिखा हुआ है, इसका मतलब है 100 टन सेल की है आपने DL1 के, और सेल की वैल्यू 100 टन की 600 700 है, और इसको सेल करने के लिए पैकिंग की है पहले, तो ये पैकिंग कॉस्ट है 20070। अगर तो NRV निकालनी होती ना फिर ये पैकिंग कॉस्ट को माइनस करके रेशो बनाते। अभी रेशो रूशो के लिए तो नहीं आएगी, लेकिन जब इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे उसमें ये पैकिंग कॉस्ट एज एन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज होगा, और ये भी प्रोडक्शन कॉस्ट हम एज्यूम करेंगे। ठीक है, पैकिंग के बगैर चीज नहीं बिकती। DL1 में भी और DL2 के कितने टन बने हैं, बन के बिके हैं, सॉरी 900 टन बिके हैं, ये उनकी सेल अमाउंट दी हुई है, और आगे पैकिंग कॉस्ट है। PT1 PT2 बाय प्रोडक्ट 200 टन बनी है और 50 टन बनी है, बाय प्रोडक्ट है ये, और इनकी सेल वैल्यू दी है और इनकी पैकिंग नहीं दी। PT पैक हुए बगैर ही बिकती हैं। पढ़े जी नीचे क्या लिखता है। A shortfall occurs in process 2 due to evaporation, which is considered as normal loss. नॉर्मल लॉस किस प्रोसेस में है? 2 में। तो सवाल की स्टोरी ये है, प्रोसेस 1 में बाय प्रोडक्ट दे दी, प्रोसेस 2 में नॉर्मल लॉस दे दिया, लेकिन उसकी ना परसेंटेज दी ना क्वांटिटी, तो बैलेंसिंग फिगर आएगी। कहीं नहीं दी, खपते रहोगे। ना परसेंटेज दी है नॉर्मल लॉस की क्योंकि इवेपोरेट हुआ है बस, और वो ना उसने वो दिया है। आगे There was no opening or closing. ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, इसका मतलब है आपने जितने टन बेचे हैं ना DL1 DL2 के उतने ही बनाए हैं, 100 टन 900 टन। समझ आ रही है? मींस जो ऊपर सेल के टन लिखे हुए हैं वही प्रोडक्शन के टन है DL1 और DL2 के। बस खत्म सवाल। बनाए जी प्रोसेस अकाउंट, जल्दी से छापें। प्रोसेस 1 2 तो बनाए, जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट की हेडिंग दें, जल्दी जल्दी बनाए, शाबाश, बगैर किसी इंतजार के। जॉइंट प्रोसेस 1 डेबिट साइड पे टन्स और रुपीस, क्रेडिट साइड पे टन्स और रुपीस। डेबिट साइड पे टन और रुपीस और क्रेडिट साइड पे। तो इनपुट ऑफ करंट मंथ, इनपुट ऑफ करंट मंथ, कोई अब ओपनिंग WIP नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो इनपुट ऑफ करंट मंथ। तो मटेरियल इशूड, मटेरियल इशूड कितने टन उसने कहा था प्रोसेस 1 में, कितने टन इशू होता है? 1250 टन, जिसकी कॉस्ट ऊपर दी हुई थी 3,75,000। अभी मैं सिर्फ प्रोसेस 1 का डाटा छाप रहा हूं, 3,75,000।
अच्छा जी, उसके बाद मटेरियल के आगे ही लिखते हैं टन। लेबर एफओएच या वेजिस, डायरेक्ट वेजिस 1,50,000 रुपए, कोई एफओएच नहीं दिए हुए, डायरेक्ट एक्सपेंस 1,00,000। ये डाटा तो कॉपी करना है। क्रेडिट साइड पे नॉर्मल लॉस होता है, लेकिन प्रोसेस 2 में कहा था, 1 में नहीं है, खुद कहा उसने नहीं है, बस 2 में है नॉर्मल लॉस। हाँ, बाय प्रोडक्ट है PT1। PT1 को सेल वैल्यू पे लिखना है। PT1 के कितने टन दिए हुए थे? 200 टन, और उसकी सेल वैल्यू भी टोटल दी हुई थी 10,000 रुपए। प्रोसेस की क्रेडिट साइड पे लिख दे 200 टन और 10,000 रुपए के। PT1 स्क्रैप वैल्यू पे या सेल वैल्यू पे? एड सेल वैल्यू। PT2 भी एक बाय प्रोडक्ट है, उसको भी सेल वैल्यू पे ही लिखना है। PT2 वो कितने टन है? 50 टन है। उसके बाद जो एक्चुअल आउटपुट प्रोसेस 2 को शिफ्ट करनी है वो नहीं बताई गई, टन भी नहीं बताया, रुपए भी नहीं बताए। एक्चुअल आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस 2, बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे। मेरा ख्याल है 1250 टन में से अगर बाय प्रोडक्ट के ये हो गए तो 1000 टन बचता है। बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, ये भी बैलेंसिंग ही निकाल दो, कोई कॉस्ट पर यूनिट की जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही रकम मिसिंग है। ये टोटल कितना आता था? 6,25,000। क्योंकि एक रकम मिसिंग है तो ये बैलेंसिंग निकाल लें। बैलेंसिंग फिगर 61, ये अगले प्रोसेस अकाउंट में चला जाएगा। तो प्रोसेस 2 बनाएंगे अब, ज्वाइंट प्रोसेस 2 अकाउंट। इनपुट ऑफ करंट मंथ, इनपुट ऑफ करंट मंथ जी, इसमें मटेरियल रिसीव कितना आएगा? वो जो यहां आउटपुट थी 1000 टन, 6,12,000। मटेरियल एडेड या मटेरियल इशूड, यहां मटेरियल इशूड के नाम से दिया हुआ था 230 टन, 1,00,000 रुपए का। मेरा ख्याल है 230 टन इशू हुआ था, वो उस 1000 के अलावा है। 230 टन। अच्छा, वेजिस कितने रुपए की थी? 2,00,000। और डायरेक्ट एक्सपेंस 1,00,000। क्रेडिट साइड पे नॉर्मल लॉस आना है, स्क्रैप पे नहीं आना, क्योंकि इवेपोरेट होने वाला स्क्रैप नहीं होता। अगर कोई यहाँ स्क्रैप ढूंढता रहेगा तो वो बेवकूफ़ है। इवेपोरेट होने वाला नॉर्मल लॉस कैसे कबाड़िए को बिक सकता है? वो तो हवा में बुखारात बंद के उड़ गया। अच्छा, एक्चुअल आउटपुट लिखेंगे अब जी। DL1 और DL2 की कितनी आउटपुट दी हुई थी बताना जरा। जितनी बिकी है वो सारी बना के बेची है, कोई स्टॉक नहीं था। 100 टन DL1 के बना के बेचे हैं, 900 टन इसके हैं। जमा कर लोगे टोटल 1000 टन है। तो ये अब इसकी नॉर्मल लॉस के टन छुपा गया था 1230 टन, इधर भी 1230 टन, कोई एबनॉर्मल लॉस वॉस कुछ नहीं है। अच्छा जी, अब ये टोटल कितना आता था? 6, 7, 8, 9, 10, 10,12500, 10,12500, 10,12500। इसका स्क्रैप कोई नहीं है, तो मेरा ख्याल है ये नॉर्मल लॉस 230 टन की बैलेंसिंग फिगर है। और ये ज्वाइंट कॉस्ट क्या आती है, ये भी बैलेंसिंग निकालो। तो 10, ये हमारा आंसर है पहले स्टेप का। ज्वाइंट प्रोडक्शन कॉस्ट ये है। अब इसको एलोकेट करने के लिए स्टेप 2 परफॉर्म होगा। पहला स्टेप मुकम्मल हो गया है, क्या कहते हैं? यहां तक आ गए सब लोग जी। ये 1000 टन कहां से आया?
100 और 900, ये टोटल बैलेंसिंग फिगर है। ये हमारी ज्वाइंट प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई है। अब इसको एलोकेट करना है DL1 में और DL2 में। किस रेशो से करना कहा था उसने? सेल वैल्यू। तो सेल वैल्यू दी हुई थी मेरा ख्याल है पहले ही, सेल वैल्यू वाज गिवन 600। अब ये प्रोडक्शन क्वांटिटी और सेल क्वांटिटी सेम है, तो ये सेल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन क्वांटिटी है। 600 700 और 1203 500। तो इसका टोटल बताओ भाई। 180 4200। तो जीरो कैंसिल कर लें बस, तो रेशो बन जाएगी 6007 डिवाइडेड बाय 0। बस कैंसिल कर लें जितने हो सकते हैं। तो 2 सिफर कैंसिल किए मैंने। चले, हाँ ये जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट क्या था? 1012500। जी बताओ भाई जॉनो। ओ जॉन, ये एलोकेट करा के बताओ क्या था? 3307 और ये 393। तो इसको यहाँ शिफ्ट करें ज्वाइंट कॉस्ट को एलोकेट करके। तो 337 आगे आगे चले मुझसे। 675 393। लो जी मुकम्मल हो गया है। 2 स्टेप, सॉरी मुकम्मल अभी नहीं, फुल क्वेश्चन नहीं हुआ। ये ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेट हुई है। इसका भी पर केजी निकालना हो तो निकाल सकते हैं। तो अगर मैं पूछूं कॉस्ट पर केजी, इन्वेंट्री हो तो जरूरी हो जाता है ये। तो कॉस्ट पर केजी क्या आती है? 1 केजी कितने, या 1 केजी है रुपए, 1 टन। 1 टन की क्या कॉस्ट आ रही है? तो इसके तो मेरा ख्याल है 100 टन बने हैं। 337.107 1 टन की कॉस्ट। 0.07 और इसके 1 टन की 750.65 पर टन। 1 टन की कॉस्ट निकाल लें जी बेटा। क्यों डिवाइड नहीं किया? जितने आउटपुट बनी है उसी से करना है ना बेटा। आपने अगर इनपुट से करना है तो फिर पूरा फॉर्मूला ये लगेगा बेटा, टोटल कॉस्ट ऑफ इनपुट माइनस स्क्रैप ऑफ नॉर्मल लॉस माइनस सेल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट्स। नीचे टोटल इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस माइनस बाय प्रोडक्ट, वही आ जाना है जी। और दूसरी बात है, ये तरीका तब लगता है जब वेट वाला मेथड होता। अब तो सबकी कॉस्ट पर टन डिफरेंट निकलनी है सेल वैल्यू की वजह से। क्यों? क्योंकि मेथड चेंज है, बेस चेंज है। इनपुट तो दूर रह गई, बीच में से लॉस भी निकल गया, बाय प्रोडक्ट भी निकल गई। आपने आउटपुट की कॉस्ट निकाल रहे हैं ना बनी हुए यूनिट की, ना मुकम्मल यूनिट की नहीं। अच्छा भाई इसके बाद क्या होगा? इनकम स्टेटमेंट बनानी है। चले, तो इनकम स्टेटमेंट में तो साफ सी बात है, यहां रेवेन्यू शेवेन्यू दिया हुआ था। कॉस्ट ऑफ सेल में ओपनिंग नहीं था, क्लोजिंग भी कोई नहीं था। इस सवाल की तो इनकम स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल है, बल्कि मैं क्या वो स्टेप वाइज बनाने की बजाय तो यहां सीधी सीधी भी लिख सकते हैं। तो सीधी सीधी बन जानी, कोई स्टॉक वगैरह है ही नहीं। सेल रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल में ज्वाइंट कॉस्ट आ जाएगी प्रोडक्शन के तौर पे, और वो आ जाएगी क्या नाम है उसका, दूसरी कौन सी है, पैकिंग। ये भी चाहे हेडिंग ना दें, बस माइनस करें तो प्रॉफिट आ जाएगा। इसमें तो है ही कुछ नहीं, सारे मसाले ही नहीं दिए हुए, इसीलिए
आप अगर पैकिंग कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट एज्यूम होती है, पैकिंग कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट है, ठीक है, तो सेल माइनस कॉस्ट करें तो डायरेक्ट प्रॉफिट आ जाएगा। जीपीशीपी ना लिखें, डायरेक्ट लिखें, टाइम बचाएं। इसके बाद अब आपने खुद करना है क्वेश्चन, बैठना नहीं। क्वेश्चन नंबर करनी है बेटी, प्रॉफिट जो निकालना है। आप एनआरवी नहीं निकाल रही, पैकिंग कॉस्ट आपका एक्सपेंस है प्रॉफिट निकालने के लिए। नहीं जी नहीं, आपने क्वेश्चन अभी वो करना है 28 पहले, 28 फिर 29 मैंने कराना है। सर 29 तो इजी है। इजी है, चले 28 और 29 दोनों अभी करने बैठ के, फिर छुट्टी। मेरी तरफ से लेक्चर कंप्लीट है। 28 और 29 करे, जवाब देख के नहीं करना, पहले 29 कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर 29 में आई कैप ने एक लाइन मिस प्रिंट की हुई थी। वो लाइन क्या थी? कॉस्ट फॉर द मंथ लिखनी थी, कॉस्ट फॉर द मंथ लिखनी थी, उसके आगे यूनिट्स के सामने ब्लैंक छोड़ देना था। और ये 547125 और ये 228 ये आउटपुट की कॉस्ट नहीं है, ये इनपुट की कॉस्ट है फॉर द मंथ। देखने में ये लग रहा है ये आउटपुट की कॉस्ट है। ये जो लिखा नहीं हुआ ट्रांसफर टू फिनिश गुड, ये एक्चुअल आउटपुट दी हुई है, और एक्चुअल आउटपुट के सामने वाली कॉस्ट तो हमने निकालनी होती है। तो वो आई कैप ने सवाल की फॉर्मेटिंग गलत की हुई है। ये मेरी फॉर्मेटिंग नहीं है, मैंने भी आई कैप का ही छापा लगाया है। तो इस सवाल में जो, या इसको पॉइंट कह दें आप, वैसे ये पॉइंट नहीं है, ये गलत है। सारे बच्चे पेपर में यही समझे थे कि आउटपुट की कॉस्ट दी हुई है। तो बेटा ये एक लाइन ऐड करो ऊपर, कॉस्ट फॉर द मंथ, क्या लिखो? ट्रांसफर टू एक्चुअल आउटपुट से पहले, ओपनिंग से पहले चाहे लिख दो, कॉस्ट फॉर द मंथ लिखो, उसके सामने लिखो 547 मटेरियल 547125, नीचे से वो 547 काट दो, और कन्वर्जन के सामने लिखो कितना 2288, नीचे वो क्या है उनकी जगह सवालिया निशान आ जाएंगे। आउटपुट की कॉस्ट तो हमने निकालनी होती है, यूनिट्स ठीक है, कॉस्ट काटनी है सिर्फ।